हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं खिलजी वंश। इसके पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा। गुलाम वंश में जो लास्ट के इंपॉर्टेंट शासक थे बलबन, कैकुवाद, क्यूमर्स, इनके बारे में हमने जाना। इसी के आगे जो हमारा अगला दिल्ली सल्तनत में वंश आता है जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में। खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 से लेकर के 1320, ठीक। क्या था? खिलजी वंश की जो शासन सत्ता थी 1290 से लेकर के 1320 तक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खिलजी वंश का पूरा शासन काल कुल कितने वर्ष तक था? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक। मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक कौन सा वंश शासन किया था? तो खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन किया था। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि खिलजी वंश के कितने शासकों ने 30 वर्ष तक शासन किया था? चलिए, तो जो इंपॉर्टेंस है वो 5 शासकों ने शासन किया था, ठीक। कौन कौन से शासक थे पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्या नाम था? एक शासक का पहले शासक का नाम था जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बीच में एक शासक ने और शासन किया था, इब्राहिम रुकनुद्दीन। क्या नाम था उनका? इब्राहिम रुकनुद्दीन। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये घटना तब की है जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की करामानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसी समय की ये बात है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचने से पहले, ठीक, कुछ समय के लिए जो शासक बना था वो इब्राहिम रुकनुद्दीन था, ठीक है। तो इसको हम लोग नगण्य के रूप में मानते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब सीरियल में लगाने के लिए आएगा तो हम इसके जिक्र जरूर करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट जो दूसरे शासक थे उनके बारे में हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तीसरे शासक जो थे इनके बारे में बताता हूं। शिहाबुद्दीन उमर नाम था उनका। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर उनका नाम था। चौथे शासक जिनका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह, ठीक। और पांचवें शासक थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो। खुसरो शाह, खुसरो शाह, ठीक है। तो खिलजी वंश में कुल महत्वपूर्ण 5 शासकों ने शासन किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं कि कहां पे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अभियान किया था, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक, जैसे हमारा ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे हमारा पहला जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो अभियान किया था वो रणथंभौर में किया था। कहाँ पे, रणथंभौर। ठीक, रणथंभौर, रणथंभौर में 1290 में, कब, 1290 में यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था हमीर देव, हमीर देव। ठीक, दूसरा अभियान मंदौर पे, ठीक, मंदौर पे किया था। चलिए, अगला अभियान इन्होंने भिलसा पे किया था, भिलसा पे। ठीक है, उसके आगे का अभियान इन्होंने देवगिरी पर किया था। शासक कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक, कब अभियान किए थे, 1296 में। कभी अभियान किए थे यहाँ पे, 1296 में। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली है और इधर क्या पड़ जाता है, पूरा बंगाल पड़ जाता है। ठीक, चलिए, तो भैया खिलजी वंश की कहानी कुछ यूं स्टार्ट होती है कि तुर्कों की कुल कितनी नस्लें थी, तुर्कों की कुल 64 नस्लें थी। कितनी नस्लें थी, 64 नस्लें थी। उन्हीं 64 नस्लों में से एक नस्ल जो थी जिसका नाम था खलजी। ये अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है, खल्ज क्षेत्र। वहीं पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम हेलमंद नदी है। उसके दोनों तरफ निवास करने वाले लोग, ठीक, दोनों तरफ उस नदी के निवास करने वाले लोगों को खलजी कहा जाता था। धीरे धीरे इन खलजियों ने अफगान परंपरा को अपना लिया, इसीलिए इन्हें अफगानी भी समझा जाता है। यहाँ के लोग धीरे धीरे मोहम्मद गोरी की सेना में एक साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती होना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जब मोहम्मद गोरी जब घायल हो गया था, तब मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने वाला व्यक्ति एक खलजी घुड़सवार था। खलजी घुड़सवारों ने, खलजी सिपाहियों ने अपनी योग्यता के बल पर बढ़ चढ़कर आगे शासन प्रशासन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहां से इन खलज जो सिपाही थे, जो शासन प्रशासन में इन्होंने बढ़ चढ़ अपनी योग्यता के बल पर हिस्सा लिया, तो इनका इतिहास कुछ यूं ही यहीं से स्टार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जाती है, तो हम किसका नाम लेते हैं, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का नाम लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, खिलजी वंश के शासकों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया, तो कुल 30 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाले कौन सा वंश था, खिलजी वंश था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो इनका शासन काल कुल 6 वर्षों तक था। कब से, 1200
1290 से लेकर के 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने शासन किया था। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो उपाधि थी वो उपाधि शाइस्ता खान थी। क्या थी? उपाधि शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो हम थोड़ा सा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के जीवन परिचय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, देखो, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के जो पूर्वज थे, ठीक, कहा जाता है कि इल्तुतमिश के समय में ये लोग भारत आ गए एक नौकरी की तलाश में। ठीक है, तब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी इन्हीं के साथ भारत आ गया। इसके जो पूर्वज थे, ज्यादा समय ना लेते हुए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो थे, इन्होंने बलबन के शासनकाल से, कब से? बलबन का जब शासन सत्ता था तभी से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के शासन के एक हिस्सा बन गए। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, एक कुशल सेना नायक के रूप में अपनी योग्यता को बलबन के सामने रखा। बलबन ने भी जलालुद्दीन की योग्यता को देख करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को पश्चिमोत्तर सीमा का सेनापति बना दिया। पश्चिमोत्तर सीमा से उस समय क्या होता था? मंगोलों का आक्रमण होता था। ठीक, इस क्षेत्र में देख लीजिए मैप में, इस क्षेत्र का जिम्मेदारी किसको सौंप दिया? जलालुद्दीन फिरोज को सौंप दिया। ठीक है, मंगोलों को रोकने के लिए सीमा पर इसकी तैनाती कर दी गई। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने मंगोलों को कई बार पराजित किया। जब बलबन का शासन सत्ता समाप्त हो गया तो बलबन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कैकुवाद बैठे। ठीक, कैकुवाद के समय में, किसके समय में? कैकुवाद के समय में। ठीक, हम बात करेंगे किसके? कैकुवाद के समय में। कैकुवाद के समय में, ठीक, कैकुवाद के समय में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को समाना का सूबेदार बनाया गया। क्या? पहला समाना का सूबेदार बना। समाना का सूबेदार बना। समाना का सूबेदार बनाया गया। कुछ समय बाद कैकुवाद ने जलालुद्दीन को सर ए जहांदार की उपाधि दी। किसकी? सर ए जहांदार। सर ए जहांदार। सर ए जहांदार की उपाधि दी। सर ए जहांदार की उपाधि दी। इसका मतलब ये होता है, सर ए जहांदार का मतलब शाही अंगरक्षक का प्रधान कहा जाता है। ठीक है, अगली बार इन्होंने आरिज ए मुमालिक का पद दे दिया कैकुवाद ने। ठीक, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, जिसको हम लोग सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये कहते हैं कि जिसको सेना मंत्री कहा जाता है। क्या? सेना मंत्री कहा जाता है। ठीक है, सेना मंत्री। ठीक, और जो सर ए जहांदार की उपाधि है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शाही अंगरक्षक का प्रधान। शाही
अंगरक्षक का प्रधान। तो आपके सामने यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रशासन में कि सर ए जहांदार का जो पद होता है उसका मतलब क्या होता है मैच कराने के लिए, तो उसको शाही अंगरक्षक का प्रधान बोला जाता है। वो आरिज ए मुमालिक जो होता है उसको सैन्य मंत्री बोला जाता है। ठीक है। कुछ समय बाद जब कैकुवाद के बाद जब अगला शासक बनता है क्यूमर्स। कौन बनता है? क्यूमर्स। ठीक। क्यूमर्स के समय में, क्योंकि क्यूमर्स जो होता है एक नाबालिग बालक होता है, तो क्यूमर्स के समय में जलालुद्दीन फिरोज शाह इसका संरक्षक बन जाता है। ठीक। लेकिन कुछ ही समय बाद संरक्षक के तौर पर कार्य करते हुए क्यूमर्स की हत्या करके खुद को शासक घोषित कर देता है। अब हमारी असली कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। ठीक है। तो हमारी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में यहां से स्टार्ट होती है। ठीक। चलिए, अब ये राजा बने हैं। अभी तक इसके क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि को दर्शाया जा रहा था। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। ठीक, इनके बारे में। चलिए, इनका जो सिंहासनारोहण हुआ, ठीक, क्या सिंहासनारोहण, ठीक। चलिए, सिंहासनारोहण इनका कब हुआ था? इनका सिंहासनारोहण 13 जून 1290 को हुआ था। कब? 13 जून 1290 को हुआ था। कहां पे हुआ था? यह सवाल बहुत पूछा जाता है। यह दिल्ली के समीप कैकुवाद द्वारा बनवाया गया महल, जिसका नाम है किलोखरी महल। क्या? किलोखरी महल। किलोखरी महल। ठीक, किलोखरी महल में हुआ। अब यहीं पे आपके एग्जाम में सवाल भी बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का सिंहासनारोहण कहां पे हुआ था? तो किलोखरी में हुआ था। अगला सवाल आपके एग्जाम में यहीं से बनेगा कि किलोखरी का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, क्या सवाल बनेगा हमारा? किलोखरी का निर्माण किसने करवाया था? जो किलोखरी महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है कैकुवाद ने करवाया था। लिख दे, याद रहेगा हमेशा। ठीक, निर्माण कैकुवाद। निर्माण इसका किसने करवाया था? कैकुवाद ने करवाया था। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया यहां तक बात? ठीक। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लो कि आपके सवाल इतने में से कहां कहां से बने। पहला सवाल आपका बनेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो खिलजी वंश था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 30 वर्षों तक शासन किया था। इसमें कितने शासकों ने शासन किया था? तो इसमें अगर शासकों की बात आए, सल्तनत की गद्दी पर बैठने की बात आए, तो 6 शासकों को बताइएगा। ऐसे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जिक्र करें तो 5 शासकों की बात करिएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। सारे जहांदार, आरिज मौली, ये सारे प्रशासन के हिस्से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? प्रशासन के हिस्से हैं। ठीक। चलिए, जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जब राज्यारोहण हो गया, राज्याभिषेक हो गया, तो किलोखरी कहां पड़ता है? किलोखरी दिल्ली के समीप पड़ता है। ठीक, अभी जहां पे मुगल शासकों ने जिस गद्दी से शासन किया था वहां पे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वहां अभी नहीं पहुंचा है। ठीक, तब क्योंकि किलोखरी में ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1 वर्ष तक यहीं से अपना शासन सत्ता चलाया। उस समय दिल्ली के कोतवाल जो थे, ठीक, फखरुद्दीन और कुछ प्रमुख अमीर, इन लोगों ने जलालुद्दीन को कहां पे बुलाया? दिल्ली बुलाया। दिल्ली की गद्दी ग्रहण करने के लिए इनसे निवेदन किया।
1 वर्ष बाद किलो-खरी महल से कहां पे पहुंचे जलालुद्दीन? दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे, जब उन्होंने बलबन के राज्य सिंहासन को जब उन्होंने देखा तो बहुत भावुक हो गए और उन्होंने ये कहा कि इसके पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कभी भी शासक नहीं थे। ये जो शासक की गद्दी है ये हमें एक विरासत में मिली है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था बहुत विनम्र, बहुत उदार स्वभाव का व्यक्ति था। इसने गद्दी पर बैठते ही ज्यादा इधर उधर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं किया। जैसे दिल्ली के जो कोतवाल थे फखरुद्दीन, कौन थे? कोतवाल फखरुद्दीन, दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन, इनको इन्हीं के पद पर बने रहने दिया। मलिक छज्जू, जिसको कड़ा, ठीक, मलिक छज्जू, इनको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। ठीक। और कुछ प्रमुख पदों पर क्या? और कुछ प्रमुख पदों पर तुर्कों को उनके पद पर बने रहने दिया। ठीक है, कुछ प्रमुख पदों पर जो तुर्क पहले से उनके पद पर बने हुए थे उनको उन्हीं पदों पर बने रहने दिया। जब शासन प्रशासन सुचारू रूप से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ठीक चलाने लगे तो पहली बार इनकी उदारता की वजह से इनके साम्राज्य में विद्रोह होना शुरू हो गए, क्योंकि ये किसी को सजा नहीं देते थे, ये माफ कर देते थे। इनका स्वभाव विनम्र था। इसी की वजह से जो अन्य व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसका इनके स्वभाव का फायदा उठाया। तो पहला विद्रोह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ जो मलिक छज्जू ने किया था। यही मलिक छज्जू, ठीक, मलिक छज्जू इसी ने किया था। ये था कौन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मलिक छज्जू जो था ये बलबन का भतीजा था। कौन था? ये बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू जो है ये बलबन को भतीजा था। इसी की वजह से जलालुद्दीन ने इसको एक महत्वपूर्ण इक्ता का इक्तादार बनाकर भेजा गया था। ठीक है। इसने विद्रोह किया और अन्य प्रमुख विद्रोहियों को लेकर के इसने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। इस विद्रोह को स्वयं दबाने के लिए ठीक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने एक छोटे पुत्र को लेकर के इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। जब शाही सेना ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया, पराजित करने के बाद जब इसको गंदे कपड़े पहनाकर और जंजीरों से बांध करके जब सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने इसकी तरफ देख करके इसे क्षमा कर दिया और क्षमा करके इसे कहां भेज दिया? मुल्तान भेज दिया। इसको मुल्तान भेज दिया। ठीक। अगला जो विद्रोह होता है इन्हीं के समय में ताजुद्दीन कूची का होता है। किसका होता है? अगला विद्रोह, पहला विद्रोह मलिक छज्जू ने किया था, दूसरा विद्रोह जो किया था ताजुद्दीन कूची। ताजुद्दीन कूची अगला विद्रोह किया था। चलिए आइए थोड़ा सा ताजुद्दीन कूची के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, कि ये कौन था। देखो हम एक एक पॉइंट आपको बताते चलते। ताजुद्दीन कूची जो था ये बलबन के समय में जो प्रमुख अमीर लोग थे, जो प्रमुख इक्तादार थे, उन्हीं इक्तादारों में ताजुद्दीन कूची भी एक नाम शामिल था। इसने भी सुल्तान के उदारता और साधारण स्वभाव का फायदा उठाया। इसने भी एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत इसने ये प्लान बनाया कि हम ताजुद्दीन कूची
की हत्या करके सुल्तान बन जाए। जब ये बात सुल्तान को पता चलती है तो सुल्तान ने इसको अपने पास बुलाया और ताजुद्दीन कूची को सजा देने के बजाय इसको माफ कर दिया। ठीक, अगला विद्रोह जो होता है, पहला विद्रोह किसने किया? मलिक छज्जू ने किया। मलिक छज्जू कौन था? ये बलबन का भतीजा था। दूसरा विद्रोह ताजुद्दीन कूची ने किया। तीसरा विद्रोह जो प्रमुख विद्रोह था, जिसको जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उसको सजा दिया था, वो विद्रोह था सिद्दी मौला का। किसका विद्रोह था? सिद्दी मौला का। सिद्दी मौला। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि सिद्दी मौला कौन था। ठीक, देखो सिद्दी मौला जो था ये ईरान से आया हुआ एक शब्द था। आप लोग कहानी सुनते रहिए खाली। ठीक, सिद्दी मौला कौन था? ईरान से आया हुआ एक संत था। समझ गए? ठीक है, सिद्दी मौला कौन था? ईरान से आया हुआ एक संत था। उस समय के जो सूफी संत थे जिनका नाम था शेख फखरुद्दीन गंज शकर के ये अनुयायी थे। इन्होंने दिल्ली के समीप ही एक खानकाह चलाने लगे। उस खानकाह में हजारों भूखे लोगों को प्रतिदिन ये भोजन देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, उनके जो दरबारी भी ये सिद्दी मौला के पास पहुंचने लगे। कहा जाता है कि सिद्दी मौला का जो खानकाह था वो राजनीतियों का एक अड्डा बन गया था। वहीं पे एक प्लान बनाया जाने लगा और उस प्लान में ये बताया गया कि सिद्दी मौला खुद सुल्तान बनना चाहता है, जलालुद्दीन की हत्या करवाना चाहता है। जब इसकी जानकारी जब सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह को पता चलता है तो सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवा करके उसकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक, समझ गए? तीनों विद्रोह, मलिक छज्जू का हो गया, ताजुद्दीन कूची का हो गया, सिद्दी मौला का हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि सिद्दी मौला का विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था, मलिक छज्जू का विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था। तीनों के बारे में आप जान लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में मंगोल आक्रमणकारी, क्या है? मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी जो मंगोलों के उस समय प्रमुख नेता थे, ठीक, 1292 में, कब की बात है? 1292, जिनका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। ठीक, ये कौन थे? ये मंगोल नेता थे। ठीक, इनके नेतृत्व में मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में आक्रमण करते हैं, लेकिन इन्हें पराजित कर दिया जाता है और ये मंगोल वापस लौट जाते हैं। कुछ समय बाद मंगोल नेता उलुग खान, क्या नाम था उसका? उलुग खान। पहले तो इन्होंने किया था, दूसरा उलुग खान। उलुग खान, भैया उलुग खान की उपाधि किसने धारण किया था? यह सवाल पूछा जा सकता है, तो बलबन ने धारण किया था। चलिए, ये मंगोल नेता है उलुग खान। इसने क्या किया कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया अपने 4000 अनुयायियों के साथ, 4000 घुड़सवारों के साथ। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में उलुग खान के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया गया। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है। कौन सी? मंगोल नेता उलुग खान ने अपने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।
क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इन इस्लाम स्वीकार किए गए मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। क्या? नवीन मुसलमान कहा गया। और दिल्ली में आज भी एक जगह पड़ता है जिसको हम लोग मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। उस यही बात है कि जिन जिन लोगों ने 4000 मंगोलों ने जिनको रहने का जहां पे स्थान दिया गया था उसे हम मंगोलपुरी नाम से जानते हैं। और ये जो 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया था इनको हम नवीन मुसलमानों के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? ये तो हो गया आपकी यहां तक की कहानी। क्या शासक बन गए, उनके समय में जो विद्रोह हुए, जो आक्रमण हुए, ठीक, उनको जलालुद्दीन खिलजी ने दबाया। अब हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के अभियान के बारे में। भाई अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना है और विस्तार करना है तो हमें अभियान भी करना पड़ेगा। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने पहला अभियान जो किया वो रणथंभौर पे किया। कहां किया? रणथंभौर पे किया और 1290 में किया। वहां के शासक कौन थे? हमीर देव थे। ये चीज आप याद रखिएगा। कारण क्या था? ठीक, देखो रणथंभौर के जो शासक उस समय हमीर देव थे, ये रणथंभौर का विस्तार करना चाहते थे। अगल बगल के क्षेत्रों, अगल बगल के राजाओं को जीतना शुरू कर दिए। जहां तक कि हमीर देव ने दिल्ली की सत्ता को भी चुनौती दे दी। हमीर देव ने दिल्ली की सत्ता को भी चुनौती दे दी। तभी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? अपनी सेना लेकर के रणथंभौर पर की तरफ बढ़े। लेकिन रणथंभौर को जीता नहीं जा सका। बिना जीते ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली वापस लौट आया था। लेकिन वापस लौटते समय इन्होंने मंदसौर को भी साथ में 1292 में क्या किया? जीतते हुए दिल्ली वापस चला गया। अब इसी समय से एक चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसी समय से धीरे धीरे जो अस्तित्व बढ़ता है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी राजनीतिक का एक हिस्सा बन चुका था अभी तक। इसको यह लगने लगा था कि अगर हमें दिल्ली का शासन सत्ता संभालना है तो हमें धन की जरूरत पड़ेगी। धन की जरूरत पड़ेगी और हमें धन जुटाने के लिए हमें खुद से कहीं ना कहीं अभियान की तरफ निकलना पड़ेगा जिससे हमें धन सुचारू रूप से मिल सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे ठीक अलाउद्दीन खिलजी की। यहां पे थोड़ा सा जिक्र उसका बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह से अनुमति लेकर के भिलसा अभियान के लिए निकल पड़ा। भिलसा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब भिलसा पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसे इसी समय यह पता चलता है कि दक्षिण भारत में धन और संपदा का बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम दक्षिण भारत पर आक्रमण करेंगे तो हमारा सपना सच हो सकता है। बड़ी ईमानदारी से अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया और भिलसा पर आक्रमण करके जब कड़ा मानिकपुर वापस आया तब इसने उस लूटे हुए धन का एक हिस्सा कहां भिजवा दिया? दिल्ली भिजवा दिया। ठीक, और सुल्तान बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अलाउद्दीन को अवध का भी सूबेदार बना दिया। ठीक है, अवध का भी सूबेदार बना दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी फिर से सोचता है कि अब हमें देवगिरी पर अभियान करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 4000 छांट करके 4000 में दूना 8000 एक
चुने हुए अपने घुड़सवारों का एक सेना तैयार करता है और ये अफवाह फैला देता है चारों तरफ, ठीक, कि अलाउद्दीन सुल्तान से रुष्ट होकर के देवगिरी के राजा के यहां नौकरी करने जा रहा है। अब लोगों ने उसका विरोध भी नहीं किया और बड़ी आसानी से अपनी चतुरंगड़ी सेना 8,000 की लेकर के कहां पहुंच गया? देवगिरी पर पहुंच गया। ठीक है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया कि देवगिरी पर अचानक आक्रमण कर दिया। इसका जो पुत्र था रामचंद्र देव का, वो सेना लेकर के कहीं अभियान पर गया हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने ये अफवाह फैला दिया देवगिरी पहुंच करके कि ये दिल्ली से आने वाली सेना का अग्रभाग है, अभी 20,000 की सेना जो है वो पीछे है। पूरी तरीके से अलाउद्दीन ने यहां पर धन संपदा लूटा और एक संधि के तहत बहुत सारा धन लेकर के कहां पहुंच गया? कड़ा मानिकपुर वापस लौट आया। ठीक है, जब कड़ा मानिकपुर वापस लौटा, इसकी जानकारी दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज को नहीं थी। वापस आया और वापस आने के बाद इसने सुल्तान को एक पत्र के जरिए माफी मांग लिया और यह कहा कि सुल्तान खुद आकर के कड़ा मानिकपुर आए और यहां से धन ले जाए। सुल्तान विनम्र स्वभाव का था, उदार था, वो इसके झांसे में आकर के कहां पहुंच गया? कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। ये यहां पे कड़ा मानिकपुर पहुंच गया और गंगा नदी के किनारे जब सुल्तान, और यह भी कहा था कि सुल्तान जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह सेना नहीं लाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस समय जलालुद्दीन फिरोज शाह जब ठीक निहत्थे अपने कुछ साथियों के साथ जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा गंगा नदी के किनारे, उसी समय इसके जो सहयोगी थे जिनका नाम था मोहम्मद सलीम ने क्या किया कि इसके गर्दन पर वार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर। उसी समय इसका और जो सहयोगी था, ठीक, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन हुद। याद रखिएगा ये दो नाम, जिन जिन लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या की थी, ठीक है, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। पहला कौन है? क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। दूसरे का क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम है? इख्तियारुद्दीन हुद, इनका दूसरा नाम है। ठीक, इन दोनों ने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अलाउद्दीन के इशारे पर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद सुल्तान अपने आप को, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से किधर बढ़ गया? दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। अच्छा, इन सब की जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो इसे हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। क्या? एक बरनी की पुस्तक है, बरनी की पुस्तक जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए
फटाफट जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? बरनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, वहां से हमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपना राज्यारोहण कहां पे करवाया था? किलो खरी में करवाया था। किलो खरी महल बनवाया किसने था? इसको कैकुवाद ने बनवाया था। ठीक, अगला सवाल क्या है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में कोतवाल कौन था? कोतवाल फखरुद्दीन थे। इनके समय में मलिक छज्जू, ताजुद्दीन कूची और सिद्दी मौला, ये 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। सर ए जहांदार ये प्रशासन का हिस्सा है, इसका मतलब होता है शाही अंगरक्षक होता है। आरिज ए मुमालिक इसका मतलब होता है सेना मंत्री होता है। इन्होंने जो अभियान किए थे रणथंभौर, यहाँ के शासक हमीर देव थे। सवाल ऐसे बनेगा कि जिस समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने रणथंभौर पर अभियान किया था वहां के शासक कौन थे? ये पूछा जाएगा आपसे, जो हमीर देव थे। ठीक, देवगिरी पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब पहला अभियान किया था तो वहां के शासक रामचंद्र देव थे, लेकिन सुल्तान कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। ठीक है, चलिए इसमें 5-6 सवाल आपके इस टॉपिक से बनेंगे। अगले जो हमारे शासक होंगे वो अलाउद्दीन खिलजी होंगे, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी तरह प्यार बनाए रखिए।